वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। तो इसमें हम बात करेंगे, याद रखिए, एग्रीकल्चर। इसके बाद में हिंदी और जीके के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, उसमें आपको पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिए, काजरी। तो आप काजरी को सभी पता होगा, याद रखिए 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, जोधपुर में की गई थी। कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसमें आपको पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि एक वर्षीय नहीं है। मतलब याद रखिएगा, आपने देखा होगा, याद रखिएगा, गन्ने की अगर बात की जाए, अड़साली एक होता है, अड़साली एक होता है अधसाली। ठीक है, तो अड़साली क्या होता है? 18 महीने की क्रॉप मानी जाती है, और 18 महीने मतलब द्विवर्षीय फसल के अंतर्गत आता है गन्ना। लेकिन अधसाली की अगर मैं बात करता हूँ, ये होता है 12 महीने का। ठीक है, तो अधसाली अगर आपको स्पेशल तौर पर पूछा जाए तो 1 साल माना जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल पूछे कि गन्ना किस प्रकार की होती है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, तो द्विवर्षीय आपके माना जाएगा। इसलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या है? गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि 100 kg नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध करवाने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। तो आपको पता होगा, याद देखिए, यूरिया जब हम 100 kg देते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने नाइट्रोजन होती है? 46। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको क्या करना है कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है। तो 100 किलोग्राम जब हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? 46%, मतलब 46% ही नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो फिर हम देते हैं 100 kg, तो कितना होता है? 92 होता है। तो हमारा कंप्लीट नहीं हो रही है, फिर भी हमें क्या करना है? 100, मतलब 217 kg जब हम यूरिया देंगे तो उससे मिलने वाला जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा क्या होगी? 100 kg नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान। तो याद रखिए, साधारणतः क्रॉप्स के लिए 6 से 7 पीएच ही उपयुक्त रहता है। मतलब उदासीन जो पीएच है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, आईसीआर के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगर आपको पूछा जाता है आईसीआर की पदेन अध्यक्ष, तो आप बता सकते हो भारत के प्रधानमंत्री को ही पदेन अध्यक्ष के नाम से जाना सा है। अलसी किस परिवार से है? अलसी की फैमिली कौन सी होती है? तो कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलसी का ले से ही आप याद रख सकते हो, लाइनेसी, अलसी, लाइनेसी, अलसी, लाइनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है। सतह का मतलब होता है, याद रखिएगा, जिनका प्रयोग हम सामान्यतः क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फव्वारा है, तो फव्वारा पे में क्या करते हैं? फव्वारा में क्या करते हैं? उसको याद रखिए दबाव के माध्यम से भेजा जाता है। पानी को दबाव के माध्यम से भेजने के लिए याद रखिएगा 2 विधि उपयुक्त है, एक ड्रिप इरिगेशन, एक फव्वारा मेथड। ठीक है, एक ड्रिप इरिगेशन और एक स्प्रिंकलर मेथड, ये दोनों ही क्या होती है? दबावपूर्ण युक्त स्थिति होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा कि यंत्र चालित सतही सिंचाई, तो ये होती है कैबलेशन, जिसे याद रखिए ऑन और ऑफ मोड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि यह किसी खेत, स्थान, क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन कहलाता है। मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दी गई है और पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वो परिभाषा है, वह शब्द है जिसमें क्या करते हैं? खेत से संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, किसको? खरपतवारों को। तो याद रखिए, उसे हम बोलते हैं इरिडिकेशन, मतलब खरपतवारों का उन्मूलन। खरपतवारों का उन्मूलन करना ही क्या होता है? संपूर्ण रूप से याद रखिएगा, खरपतवारों को हटाना ही क्या कहलाता है? इरिडिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कृषि शब्द। तो कृषि शब्द है मतलब एग्रीकल्चर शब्द है, कल्चर जुड़ा है, मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे बाजरा। तो बाजरा का जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है पेनिसिटम ग्लूगम होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, यहाँ पर याद रखिए राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो देख लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन याद रखिए, तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना सा है। तो याद रखिए तुकनगिर और सहायली। सहायली और तुकनगिर, इन दोनों को याद रखिएगा, इनका प्रवर्तक माना जाता है, जो कि याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का काफ़ी फेमस है। याद रखिए तुर्रा कलंगी मुख्यतः कहाँ किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर आपको पूछा गया है कि तुर्रा कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए तुर्रा और कलंगी, याद रखिए ये क्या होती है? हिंदू और मुस्लिम होते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं, याद रखिएगा तुर्रा कलंगी। और याद रखिए ये जिसका रोल निभाते हैं, जिसकी भूमिका निभाते हैं, वो होते हैं शिव और पार्वती। ठीक है, हिंदू मुस्लिम, शिव पार्वती और चित्तौड़गढ़, ये याद रखिए तुर्रा कलंगी से संबंधित। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जयपुरी की हाल के प्रमुख कलाकार जिन्होंने गोपीचंद, घरदारी, हीर रांझा प्रसिद्ध ख्यालों की रचना की थी, तो वो थे, याद रखिएगा, बंशीधर भट्ट।
ठीक है। वैसे याद रखिए अगर आपको तमाशा भी पूछा आता है तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि किस शासक के समय जयपुरी ख्याल का प्रारंभ हुआ था। तो जयपुरी ख्याल का मतलब तमाशा है जयपुरी ख्याल, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं तमाशा, तो इसकी स्टार्ट हुआ था प्रताप सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे लच्छीराम किस ख्याल के प्रवर्तक है। तो याद रखिए लच्छीराम एक कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है, और कुचामनी ख्याल से संबंधित याद रखिए ओपेरा ख्याल होता है। ओपेरा जो याद रखिए एक मुख्य विशेषता होती है, वो भी याद रखिए कुचामनी ख्याल की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि सवाई माधोपुर, दौसा और करौली के क्षेत्र में कौन सा ख्याल प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जो हेला ख्याल होता है, जिसमें मुख्यतः नौबत का प्रयोग किया जाता है, जो हेला ख्याल है याद रखिएगा ये सवाई माधोपुर, दौसा और करौली के लिए ही काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि अभी आपको बताया कि हेला ख्याल में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नौबत का। ठीक है, नौबत क्या होती है याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी का एक वो होता है, ठीक है, लकड़ी का ऐसा बना हुआ होता है, उस पर क्या होती है कोई भैंसे की खाल को मढ़ दिया जाता है, और फिर इसे याद रखिए लकड़ी सहायता से बजाया जाता है, इसी को नौबत बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे विश्वैक्य हिंदी के कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक तो क्या है, वैसे नॉर्मल आपको याद रखना होगा, यहाँ पर डबल मात्रा है, ठीक है, मतलब इस प्रकार की यहाँ पर मात्रा है। छोटी मात्रा याद रखिए एक ये होती है और बड़ी मात्रा ये होती है, तो यहाँ पर डबल मात्रा है। तो डबल मात्रा याद रखिए संधि के किस गुण में आती है, मतलब किस प्रकार की संधि में डबल मात्रा हो जाती है, जैसे कि आई और औ, ठीक है, ये दोनों ही क्या होती है याद रखिए किस में होती है, वृद्धि संधि में होती है। ठीक है, तो ये क्या है याद रखिए वृद्धि संधि का गुण है, जिसमें याद रखिए इसकी जो संधि हो जाएगी ये हो जाएगी विशुद्धन ऐक्य। ठीक है, जब आप संधि को पहचान लोगे तो आसानी से आप संधि विच्छेद कर दोगे, इसलिए याद रखिए संधि को सबसे पहले आपको पहचानना है, उसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया द्विगु समास का उदाहरण। तो द्विगु समास याद रखिएगा वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई संख्या का भाव होता है या फिर किसी समूह का भाव होता है, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुवन है, मतलब 3 भवनों का समूह है। ठीक है, सबसे पहले आप पहचानोगे कि संख्या यहाँ पर दिख गई है, और याद रखिएगा संख्या भी अगर आपको दिख जाए और वहाँ पर समूह का अगर बोध हो तो ये याद रखिएगा दिग्गु होगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर दिग्गु होगा। लेकिन अगर बात करेंगे दिन रात, तो दिन और रात, दिन व रात, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चतुर है आनंद जिसके, 4 है आनंद जिसके, तो ये क्या हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु के लिए, मतलब बहुव्रीहि समास। और अन्वय, तो अन्वय में कौन सा समास है ये आप पहचान सकते हो। वैसे इसमें कोई खास नहीं है, बस इनको याद रखना। चतुरानन है, बहुव्रीहि का है, दिन और रात है, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। द्वंद्व समास का है, और त्रिभुवन वगैरह ये सभी क्या होते हैं, द्विगु समास के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बुरा या हीन अर्थ के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बुरा, आप याद रखिएगा अगर ऐसे कोई आपको हिंदी अर्थ पूछता है तो आप किसी वर्ड को याद कर लेना, उस उपसर्ग से कोई सा भी अगर आपको याद आ रहा है शब्द तो उसको याद कर लेना, जो उसका अर्थ है वही यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया बुरा या हीन, तो अपमान किसी का करना, ठीक है, अपमान करना किसी का, तो अपमान, तो अपधन मान, ठीक है, मतलब अप के लिए यहाँ पर याद रखिएगा जो इसका अर्थ होता है अप का, ये होता है बुरा या हीन। तो आप ऐसे उपसर्ग को पहचान सकते हैं, और अगर आपको हिंदी अर्थ पूछता है तो आप किसी शब्द में उसका प्रयोग करके उसका अर्थ जान सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना है। इसके साथ साथ आपको डेली क्लासेस यहाँ पर हो रही है, डेली मॉडल पेपर आपके लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।